रियाज जोरी वाला, बहुत बड़ा बदमाश। अच्छा बच्चों, फिर हमारे बच्चों जो है वो ईस्ट साइड पे पुलिस का एक बदमाश होता था, उसका नाम था आबिद बॉक्सर। और हमारी जो है मतलब कि वेस्ट साइड के ऊपर एक एमयू कॉलेज का लड़का था, बहुत बड़ा बदमाश था, उसका नाम था ताहिर प्रिंस। इस तरह बच्चों चारों तरफ हमारे बदमाश रहते थे। तो वहाँ बदमाशों वाली ही सारी बातें होती थी। जब हम थोड़ा पढ़ लिख गए तो हमसे अक्सर लोग सवाल करते थे, एक बंदे को गोली लगे तो कितनी को दूर तक जा सकता है। तो हमने कहा ना, ये तो गोली लगने पे डिपेंड करता है कहाँ लगी, ब्लीडिंग कितनी हो रही है, फिर तेरे पढ़न का फिर की फायदा। यानी सवाल भी वहां लोग ऐसे ही पूछते हैं। अंदाजा करो बच्चों, बड़ी बदमाशी, अल्लाह माफ करे। बच्चों एक लड़का था, की लड़ाई हो गई उसकी, एक था तो मुझे भी गोली लग गई थी, अल्लाह माफ करे, बच गया था। जी, नहीं नहीं, सही गोली लगी थी और फिर हड्डी में भी नहीं लगी, हड्डी में लग जाए तो रुक जाती है। लगी भी यहाँ थी, मेरे ये स्टमक के राइट एज से पे गई थी। बस फिर बच गया, अल्लाह का शुक्र। पता ही नहीं चला यार, की बात है, गोली लगे तो क्या होता है भला, नहीं पता। गोली लगती है जब तो वो लगता है ऐसे जैसे कोई सरिया नहीं होता, किसी ने गर्म किया हो, राड गर्म, वो जिसमें किसी ने डाल दिया, बर्निंग बहुत होती है, बर्निंग बहुत होती है, जलती है जिसम जलता है। हाँ, बर्निंग बहुत होती है, अल्लाह माफ करे, बताऊंगा किसी दिन तफसील आपको। अच्छा बच्चों, तो बात हम कर रहे थे मिक्स्ड इकोनॉमी पे, एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर जो है वो क्या करते हैं बच्चों, इकोनॉमी चलाते हैं, उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा रोल ये होता है, यहाँ गवर्नमेंट के कवानीन बहुत ज्यादा होते हैं, रूल्स लॉज बहुत ज्यादा होते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लॉ, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन के लिए लॉ, इन्वेस्टर के लिए, हर एक के लिए इतने लॉज बनते हैं, क्योंकि जाहिर है मिलके जो चलना है, कुछ प्राइवेट ने चलना है, कुछ गवर्नमेंट ने चलना है, तो उसके एस्पेक्ट बहुत ज्यादा बनते हैं। गवर्नमेंट चलाती तो एक एस्पेक्ट होता, सिर्फ प्राइवेट चलाते तो और एस्पेक्ट होता। अब गवर्नमेंट भी चला रही है, प्राइवेट भी चला रहे हैं, तो निज़ाम तो बहुत अच्छा है, इस निज़ाम में तरक्की बहुत तेजी से होती है। तो इसमें होता ही है कि जैसे सोशलिज्म है ना, तो सोशलिज्म में क्या होता है बच्चों, असल में ना मेरे जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स में मसला आ जाता है कभी कभी। अच्छा बच्चों, तो एक तरफ है, नहीं ठहरे इसको रख ही देते हैं, ये आज कुछ गड़बड़ हो गई, ये कभी कभी हो जाता है। अच्छा बच्चों, बात ये है कि एक तरफ है क्या जी, सोशलिज्म। तो सोशलिज्म से हमने एक सेक्टर ले लिया, और सोशलिज्म से हमने क्या लिया बच्चों, कि एक सेक्टर बना दिया, इसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर को कौन चलाता है बच्चों, गवर्नमेंट चलाती है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट हर वो काम छोड़ देती है जो आम लोग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कहती है वो हम नहीं करेंगे जो आम लोग कर रहे हैं, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है बच्चों, गवर्नमेंट कहेगी इसको तो हमने कभी भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये निजी तौर पे लोग कर रहे हैं, अपने तौर पे कर रहे हैं, तो ठीक है, इस काम को नहीं करने दो। तो हमारे मुल्क में नेस्ले, हमारे मुल्क में पैकेजेस, ठीक है ना, शोन ग्रुप, डेस्कॉन इंडस्ट्रीज, ये क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट हैं और काम कर रहे हैं, हुकूमत कहती है जो कर रहे हैं ये जिंदाबाद करें, इनको हमने करने देना है। लेकिन जो काम ये नहीं कर रहे वो हम करते हैं, मसलन डैम नहीं बनाना चाहता कोई प्राइवेट बंदा, तो कौन कर रहा है, हुकूमत चला रही है। ट्रेन कोई नहीं प्राइवेट बंदा चलाना चाहता, तो वो कौन कर रहा है, वो हुकूमत चला रही है। स्टील मिल नहीं लगाते, हुकूमत स्टील मिल लगा लेती है।
इस तरह वो काम जो प्राइवेट लोग नहीं करते वो गवर्नमेंट कर लेती है और बाकी लोग प्राइवेट कर लेते हैं। इस तरह मिल के एक निज़ाम चल जाता है। फिर एक ऐसा निज़ाम भी है जिसके अंदर सेमी गवर्नमेंट टाइप की भी ऑर्गेनाइजेशन है। उनके अंदर थोड़े शेयर प्राइवेट के हैं और बाकी शेयर गवर्नमेंट के हैं। मिलजुल के भी चल रहा है। जैसे पीटीसीएल है हमारी, तो पीटीसीएल जो है ना गवर्नमेंट की है ना प्राइवेट है, वो सेमी गवर्नमेंट है। हमारी सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी जो हमें गैस देती है घरों में, ये भी क्या है, ये भी सेमी गवर्नमेंट है। राइट बच्चों? अच्छा, अब बच्चों बात ये आ गई कि फीचर्स एंड रोल ऑफ स्टेट। फीचर एंड रोल ऑफ स्टेट। बच्चों बात ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने हर तरह से कानून साजी की है। हॉलीडेज की, लोगों की, यानी कोई एंगल छोड़ा नहीं, इसके कानून बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और दूसरा मसला टैक्स सिस्टम है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। कोशिश ये होती है कि अमीरों पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगाएं और वो टैक्स की आमदनी लेके गरीबों पे खर्च कर दें। टैक्स किस पे लगाएं? अमीरों पे। खर्च किस पे करें? गरीबों पे। इस तरह करके इनकी कोशिश ही होती है कि किसी हद तक काम को चलाएं और उसी टैक्स की मदद से लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस और ये मामलात को मैनेज करें। अच्छा बच्चों, दूसरा है प्राइस कंट्रोल एंड प्राइस सपोर्ट। जहां उन्हें लगता है कि गरीब के साथ जुल्म हो रहा है कंज्यूमर के साथ, वो प्राइस कंट्रोल नाफिज कर देते हैं। प्राइस कंट्रोल होती है कीमत की निचली सतह, इससे हमसे कहते हैं कंट्रोल। ठीक है। और अगर किसी को कीमत कम मिल रही है और हुकूमत चाहती है ज्यादा मिले तो फिर क्या कहते हैं? प्राइस सपोर्ट। ये हमेशा होती है सप्लायर के लिए और ये होती है हमेशा किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। राइट बच्चों? इसकी पूरी तफसील चैप्टर नंबर 2 में है वैसे, प्राइस कंट्रोल, प्राइस सपोर्ट। अब इसके बेनिफिट क्या है? कहते हैं कि जिन मुल्कों में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है वहां तरक्की बड़ी तेजी से हो रही है। वहां तरक्की बड़ी तेजी से हो रही है। जैसे आप ले लीजिए, इंडिया को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, तो वहाँ ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही है। शाबाश। नहीं चले तू ਉਹਨੂੰ फोन ना कर, कराम साहब ਨੂੰ फोन कर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਲਰ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨਾ ਕਾਲੇ ਤੋਂ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? बिल्कुल सही। बहुत कमाल का सारे काम करना। मतलब ऊपर इतनी सोलर पैनल लगे हुए हैं, लाइट गई है तो जनरेटर चलाना पड़ा, डीजल जाया। और होना तो ये चाहिए था ना, लाइट जाए तो पता ही ना चले। क्या ख्याल है बच्चों? है कि नहीं? अच्छा बच्चों चलें, एनीवे अब आगे आ गया, इट क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन रीजनल एंड रीजनल डेवलपमेंट। वो कैसे हम देख लेते हैं। ये रीजन पीछे रह गया, जो रीजन पीछे रह गया क्या करेंगे? हम वहां जाके टैक्स फ्री जोन बना देंगे, कोई लोन दे देंगे वहां के लोगों को कि कारोबार करो। और फिर बच्चों इनकरेज लेसर इनकम इनइक्वालिटी। यहाँ अमीर को बहुत अमीर होने नहीं देते, आमतौर पे कोशिश ये करते हैं कि किसी हद तक गरीब को पावर करें। और वो असल में गरीब और अमीर का फर्क जिन माशरों में होता है वो बड़े मसाइल होते हैं। बच्चों सोचो क्या मसाइल होते हैं। जिन मुल्कों में अमीर और गरीब का फर्क ज्यादा होगा वहाँ क्राइम भी ज्यादा होगा। क्या हाल है बच्चों? है ना जी। पिछले दिनों किसी के घर डाका पड़ा तो मैं इंटरव्यू करने गया वहां पे कि क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि 6 या 7 डाकू आए थे। उन्होंने यही कहा कि हम फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री बंद हो गई, बच्चे भूखे मर रहे हैं, अब क्या करें? इससे आपका जितना सोना है हमें दे दो। है जी। तो इसका मतलब है एक रीजन तो हुई ना। और दूसरा बच्चों, जब अमीर और गरीब का फर्क ज्यादा होगा तो गरीब को इंफीरियर रोल दे दिया जाएगा। क्या हाल है ना जी? और अमीर को सुपीरियर रोल दे दिया जाएगा। जैसे देखिए हमारे मुल्क में लोग हाकरूप भी बन जाते हैं, गटर साफ करने वाले, नायब कासिद भी बन जाते हैं, माली भी बन जाते हैं। किस वजह से बन जाते हैं? किसी का दिल चाहता? वजह बताओ। मजबूरी, गुर्बत। क्या हाल है बच्चों?
आपने कभी गुर्बत को गौर से देखा? मैंने बहुत करीब से देखा बच्चों। अच्छा बच्चों, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, अल्लाह माफ। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गई? ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या है जी? कहता है कि यहाँ ना फर्म्स डरती रहती हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई ना तो हमें नेशनलाइज कर दिया जाएगा। नेशनलाइज का मतलब समझते हैं क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा पाकिस्तान में एक दफा हुआ था। पाकिस्तान में बैक वक्त बहुत सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया था। उसके अंदर बहुत बहुत बड़े इदारे थे। और ये जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके वालिद की दो स्टील मिल्स, खासी बड़ी स्टील मिल थी, मतलब छोटी मोटी नहीं थी, उन पे भी कब्जा कर लिया था। फिर ये भाग गए यहाँ से। फिर उन्होंने जाके कतर में, तब तेल नहीं निकला था, इन्होंने जाके कतर में स्टील मिल लगा दी, एक सऊदीया में लगा दी। इससे इनके मिडिल ईस्ट में ताल्लुकात इनके अच्छे इसलिए कि वहां पे स्टील मिल्स नहीं थी, जाहिर वो तो अभी तेल ही निकला था, तो इन्होंने उस वक्त जाके उन मुल्कों में स्टील मिल्स कायम कर ली। इसलिए इनके वहां के लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। और इनमें इनकी फैमिली में मोस्टली लोगों को अरेबिक बोलनी भी आती है, फ्लुएंट अरेबिक बोलने में। जैसे ये जो रिसेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अरबी के लिए कोई मुतरजम नहीं लेते, बल्कि आपने देखा होगा शहजादे के साथ जब ये चलते जा रहे होते हैं तो आपस में बातें कर रहे होते हैं फ्रैंकली। और ये बात तो जो है ये मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत लाइक करती है, क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि आपने अगर पैसे मांगने हैं और आपको जुबान उसकी आती है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। देखे ना, एक मुतरजम से कहीं यार हालात जरा खराब बताओ इनको, तो आप डायरेक्ट ही कहेंगे आजा मिन कर्जुन शदीदुन जरूरतुन शदीदुन जरूरतुन। तो वो फिर अल्टीमेटली वो बात को समझ जाते हैं। तो ये बड़ा फायदा है इनका। और बंदा भी स्मार्ट है, वो तो 18-20 कंपनियों को तो सीईओ रह ही चुका है अपने काम में, आईटी प्रोफेशन में भी काम कर चुका है। तो वो कहते हैं यार ये बंदा हमारे लिए आइडियल है। लेकिन नुकसान ये है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर कहीं आपको नजर नहीं आएगा, क्यों? चूंकि उससे सिर्फ कारोबार ही आता है, उससे सिर्फ कारोबार आता है। तो जब ये लोग आएंगे बस कारोबार चलाएंगे, तो यहाँ तो फिर दो वजीर आजम होने चाहिए, एक अवाम के लिए एक कारोबार के लिए। तो इनका ये बड़ा बड़ा नुकसान है। फेस फेस कोई नहीं है, वो गालियां दे दे, तनकीद कर दे, इनके पास जवाब देने का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि दे दे वर्क्स वेरी वेल, वर्क पर काम करना, और इन्हें कुछ भी नहीं आता। इस फैमिली में ये प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल स्टैब्लिशमेंट कहती है वहां से हम निपट लेंगे, तुम काम करो। अच्छा बच्चों, एनीवे इट कुड रिस्क द गवर्नमेंट टू गो फार। ये रिस्क है कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा शदीद ना हो जाए, कि गवर्नमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर वुड समटाइम बिकम, क्या बच्चों, गेसिंग गेम दैट वुड रिजल्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द बोथ साइड, के वो मतलब ऐसे रोल में चली जाती है या ऐसे काम शुरू कर देती है जिसकी जरूरत नहीं होती, सियासी वजूहात की बुनियाद पे, बाकी वजूहात की बुनियाद पे, तो कि टू फार चली जाती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, भाई हमें प्रोजेक्ट आज चाहिए, तुमने 35-35 साल के प्रोजेक्ट शुरू किए, 35 साल कब पूरे होंगे यार? प्रोजेक्ट्स को कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स पकड़ लें, जहाँ अमीर बादशाह डैम पकड़ा हुआ है, कॉस्ट इतनी है, आउटकम कब आएगी पता नहीं है, तो ये टू फार प्रोजेक्ट्स जो आपने ले ली। तो बाज़ अवत गवर्नमेंट नजर नहीं आती गई कहाँ, और बाज़ अवत दोनों साइड पे गवर्नमेंट ही नजर आती है, इधर भी और उधर भी। मेट्रो बस भी कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है जी। और मेट्रो बस तो कम से कम प्राइवेट लोगों को दे देते हैं कि वो चलाते हैं। सड़क आप बनाए, जंगला आप लगा दें, लेकिन बसें चलाने के लिए किसको दे दें? न्यू खान को दे दें, डाइवो को दे दें, वो चलाएं, मैनेज करें जैसे करना है। क्या हाल है? अब देखिए करोड़ों रुपया लग जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या? इट कैन लीड टू हायर टैक्सेस। जब जब खर्चा, जब आप कहेंगे ये भी काम मैंने करना है, वो भी काम मैंने करना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? वो तो फिर टैक्सेस से आएगा ना बच्चों। और टैक्सेस में कौन फंसता है? अवाम फंसती है। अवाम भी कहाँ, तनख्वाहदार तबका फंसता है, अवाम भी कहाँ फंसती है? अवाम भी सारी गोल चक्कर देके निकल जाती है। हमारे ये हालात है बच्चों। एक लेक्चर जब हम देते हैं ना किसी किसी जगह, तो अगर हमें 1000 मिलना है ना, तो 300 रुपये गवर्नमेंट का। अब बताओ हम क्या कर लेके जाए?
इससे मैं तो विजिटिंग काम ही छोड़ दिया, मैंने कहा यार इसमें कोई मजा ही नहीं है। अच्छा बच्चों, अब ये हो गया जी कवर। तो अब हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि देखते हैं हमारा पेन अगर चार्ज हो गया तो लिख के देखें जरा चलता है कि नहीं चलता अभी। अच्छा बच्चों, अब देखो बात ये है, अगर हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की, मिक्स्ड इकोनॉमी की और प्लान्ड इकोनॉमी की, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में दो ऑप्शन थे। कौन से ऑप्शन थे? दो ऑप्शन थे व्हाट टू प्रोड्यूस में। दो दो ऑप्शन थे व्हाट टू प्रोड्यूस। एक था बच्चों के क्या, नीड्स, और दूसरी क्या थी, लग्जरीज। तो जब हम मार्केट इकोनॉमी में आएंगे ना, तो वो कहेगा मुझे इससे कंसर्न नहीं, ये नीड्स है यहाँ, लग्जरीज। हम मुझे तो कमाना है प्रॉफिट। क्या कमाना है बच्चों? मुझे तो कमाना है प्रॉफिट। तो वो कहता है यार मुझे प्रॉफिट कमाना है, तुम भाड़ में जाओ जो मर्जी करते रहो, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। लिहाजा वो इससे कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं लेता। वो कहता है छोड़ दो यार, ये हमें कहने की बातें हैं, मेरा मेन कंसर्न क्या है, पैसा कमाना। तो देखो, तो क्या करेगा, जो आपका सिस्टम है डेट इज रिलेटेड विद द, ये देखिए, वो कहता है नेसेसरीज हो या लग्जरीज हो, मैंने तो वो चीज प्रोड्यूस करनी है जिसकी डिमांड है, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट कमाना। ठीक है जी। और जब जाते हैं आप सोशलिज्म में, तो हुकूमत बैठी होती है, वो कहती है हमने तो सबसे पहले लोगों की क्या पूरी करनी है, जरूरियात पूरी करनी है। इसलिए यहाँ पे ये बेहतर है, ये बेहतर है, क्योंकि क्यों, जरूरियात पूरी कर रहे हैं ना। और वो क्या कहते हैं, हमने क्या प्रोड्यूस करना है, प्रॉफिट वाली चीज जिसकी डिमांड है हम बनाएंगे। और जब हम कहते हैं कैसे बनाएंगे, वो कहते हैं हमने वो चीज बनानी है जिसमें रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो और कॉस्ट कम से, तो ज्यादातर वो तो इसी तरीके में आती है, किसमें, कैपिटल इंटेंसिव में। और कैपिटल इंटेंसिव में बेरोजगारी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। राइट बच्चों। और जब हम बात करते हैं इनके साथ अबाउट रिलेटेड विद द, के फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, वो कहते हैं हमने तो उसके लिए प्रोड्यूस करना है जिसके पास डिजायर भी है और जिसके पास पैसा भी है। क्या चीज बच्चों? किसके लिए प्रोड्यूस करना है? जिसमें डिजायर भी है और पैसा भी, यानी खरीदने की ख्वाहिश भी है और उसके पास पैसा भी है। हमें इससे कंसर्न नहीं है। जब आते हैं सोशलिज्म के पास, वो कहते हैं सबके लिए बनाओ। और जब यहाँ आते हैं कि किस तरीके से प्रोड्यूस करो, वो कहते हैं हमें ऐसे तरीका चाहिए जिसमें जॉब सबके लिए पैदा हो सके। क्या हाल है, कंपैरिजन हो गया जी। अब देखिए जवाब किसने दिया, हमने नहीं दिया, सिस्टम ने जवाब दिया है कि कैपिटलिज्म कहता है प्रोड्यूस उसके लिए करेंगे जिस चीज की डिमांड होगी, और प्रोड्यूस और किसके लिए करेंगे, जो पैसा दे सकता है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए हम काम और तरीका वो लगाएंगे जिसमें कॉस्ट कम आए और रेवेन्यू ज्यादा, और वो कैपिटलिस्टिक टेक्नोलॉजी में है। लिहाजा वो क्या करेंगे, कैपिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, भाड़ में जाए लोग बेरोजगार होते होते रहे। लेकिन सोशलिज्म में जाएंगे, वो कहेंगे चीजें तो सबके लिए बनाएंगे, तरीका कौन सा लगाएंगे, जिसमें जॉब ज्यादा हो, और क्या करेंगे पहले, नेसेसरीज, अगर पैसे बच गए या रिसोर्सेज बच गए तो कुछ कंफर्ट्स भी बना लेंगे। लेकिन जब जाते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो प्राइवेट सेक्टर सारी वो बातें करता है जो कैपिटलिज्म में हो रही हैं, और पब्लिक सेक्टर सारी वो बातें करता है जो, इस तरह मिला जुला निजाम होने की वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे बेहतर मानी जाती है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? इससे मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या कहते हैं ये लोग, ये लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे बेस्ट है। राइट बच्चों। अच्छा, ऐसा ना करेंगे, आज आप किताब में जाकर पढ़ के देखें, अगर आपको चीजें समझ आती है तो सही है, अगर आप कहोगे तो मैं किताब से भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, कर लोगे मैनेज? हेडिंग थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन डिटेल तो यही होगी नहीं? ये बताइए जरूर। सर, ये जो सोशलिज्म है इसके अंदर जो गवर्नमेंट सारा कुछ कंट्रोल करती है, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर होगा अगर वो एक कंपनी बनाता है उस कंट्री के अंदर, इजाजत ही नहीं, जल्द नहीं। इजाजत ही नहीं। हर बंदा मुलाजिम है, इससे ऊपर सोचना ही नहीं।
ठीक है। के अंदर बना सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का। इसमें आप बना सकते हैं। पर उनको बचत तो कम होगी ना, क्योंकि टैक्सेस ज्यादा देने पड़ेंगे कैपिटलिज्म की बेनिस पर। बचत तो बेटा वो तो फिर है ही है, वो तो है ही है, वो तो फिर टैक्स तो देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो बचत उसमें वाकई कम है, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन लोग फिर भी कारोबार तो करते हैं, जिनको कारोबार आता है और आता ही कुछ नहीं वो तो करेंगे। क्या ख्याल है आप, सही है नहीं? तो प्राइवेट आप कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी में कारोबार लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन आप सोशलिज्म में कारोबार का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहां आपको शख्सी आजादी नहीं है। मैंने लिखवाया था कि डिक्टेटरशिप इज इक्वल टू सोशलिज्म, ठीक है ना। तो वहाँ डिक्टेटरशिप होती है, आपको इतनी इजाजत नहीं होती। अच्छा बच्चों, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इस्लामिक इकोनॉमी शुरू कराता हूँ। आपने ये करना है कि तब तक ना जो आपके बाकी मंदा काम है वो आप मुकम्मल कर लें, ठीक है। पढ़ के देख लें, अगर मसला हो तो मुझे बता देना। आई होप कि नहीं होगा, अगर हुआ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। अच्छा बच्चों, दोबारा देखते हैं इसकी तरफ कि मिक्स्ड इकोनॉमी तो हमने कर ली, अब हम चलते हैं किस तरफ बच्चों, इस्लामिक इकोनॉमी। देखिए बच्चों, इस्लामिक इकोनॉमी की बुनियाद इस बात पे है कि अल्लाह सबका पालनहार है, अल्लाह सबका सस्टेनर है। यानी अल्लाह जो है वो सबको 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 वही खिलाता है, सबको वही खिलाता है। तो अल्लाह सबको खिलाने वाला है। तो इस्लाम कहता है कि तुम ये ना सोचो कि वसाइल महदूद हैं। इस्लाम कहता है अल्लाह के खजाने जो है वो बड़े बड़े हैं नेमतों से, इसलिए तुम परेशान ना हो, सिर्फ अपना काम ठीक से करो। दूसरी बात क्या है, इस्लाम कहता है कि तुम हलाल कमाओ, हराम छोड़ दो। मतलब यह है कि जो कारोबार है उसमें अंदर आप हलाल गोश्त बेचो, ठीक है, वो चीजें बनाओ जो हलाल है, हराम चीजें ना बनाओ। जैसे शराब ना बनाओ, जुआ मत खिलाओ लोगों को, वो काम करो जो जायज है। दूसरा, इस्लाम ये कहता है कि गुड चीजें बनाओ। गुड का मतलब है वो गुड्स जो फायदेमंद है लोगों के लिए, नुकसानदेह चीजें ना बनाओ। इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह ट्रू ओनर है हर चीज का, अल्लाह ट्रू ओनर है। तो फिर हमारे पास जो मकान है, गाड़ी है, ऑफिस है, हम क्या है उसके? तो मैंने उर्दू में क्या लिखा है, हम उसके मुहाफिज हैं, हम उसके क्या हैं, ईमानतदार हैं, ईमानतदार हैं उसके, हम उसके स्टीवर्ड हैं। स्टीवर्ड का मतलब यह है कि जो चीज आपको दी गई है तुम्हारी कस्टडी में है, मालिक नहीं हो। और तुम्हारी कस्टडी में होने की वजह से रोजे नहशर तुमसे हम सवाल करेंगे कि तुमने इन चीजों को कैसे इस्तेमाल किया। गाड़ी है तो क्या कभी किसी बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाने गए थे? कहीं मिसयूज तो नहीं की? मिसयूज का मतलब क्या है कि तेज दौड़ा के कितने लोगों को गिरा दिया, ना चाहते हुए जानबूझ के एक्सीडेंट मोल ले लिया, और जो दूसरा बंदा उसकी भी जान से खेले, ये सब हमें जवाब देने पड़ेंगे। मोटरसाइकिल है तो वो काली जाने जाने के लिए है, लेकिन आप उसको उड़ाने की कोशिश करते रहे, वो उड़ सकती नहीं थी, और उसकी वजह से अपनी भी जान गई, किसी और की भी गई। तो कहने का मतलब ये सारे सवालात हमारे सामने आ जाएंगे। हमारा घर था और घर में हमने कुछ ऐसे काम किए जिससे पड़ोसी तंग था, तो ये सवाल सारे क्या होंगे, जवाब तो देने पड़ेंगे। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा बच्चों, स्टेट ओनरशिप, इस्लाम में जो चीज महंगी मिल रही है, मार्केट में नायाब है, हुकूमत प्रोड्यूस करके लोगों को प्रोवाइड करे, बैतुल माल से पैसे ले, फैक्ट्री लगाए और लोगों को प्रोवाइड करे जो चीज महंगी है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अब सर्दियां हैं, बताओ, चिलगोजे खाए आप लोगों ने? नहीं खाए ना, मैंने भी नहीं खाए। पिछले साल खाए थे। ये जो हमारे कॉलेज के मालिक हैं बड़े अमीर हैं, तो ये बाउल में लेके बैठे थे, एक दिन मैं ऑफिस में गया तो मेरे आगे रख के कहते खाओ। अच्छा, पता तो उनको है ही कि ये गरीब आदमी, और कहते जितने मर्जी खाओ। अब देखे ना, तो अमीर आदमी खा सकता है कितने के, 8,000 रुपए के किलो आते। हाँ जी,
इस साल फिर इंशाल्लाह खाएंगे। बहन आएगी ना मेरी अमेरिका वाली, 14 फरवरी को जनवरी को आना उसने। वो खाती है शौक से, फिर वो लेगी, उससे लेके खाएंगे। अच्छा बच्चों, वेरी तो बच्चों ये है स्टेट ओनरशिप। तो अब स्टेट का काम ही जो चीज महंगी है बनाओ, लोगों को दो बनाने। लेकिन यहाँ कौन करता है बेसिकली। अच्छा बच्चों, हर मामले में म्याना रास्ता अख्तियार करो, दरमियाना रास्ता। कौन सा? मॉडरेशन, यानी कि ना फजूल खर्च होना है और ना कंजूस होना है। यानी कुरान तो ये कहता है नेवर बी स्पेंड थ्रिफ्ट, नाइदर बी माइजर। स्पेंड थ्रिफ्ट होता है पैसा बहुत ज्यादा खर्च करता है, और माइजर कौन होता है? कंजूस। तो गर्दन पे ऐसे नाखून रख लेता है और अपनी ही गर्दन दबा लेता है, ठीक है, और सारे वसाइल मरने के बाद लोगों के लिए छोड़ जाता है। ये माइजर की खूबी होती है। मेरे अपने एक जानने वाले, ये ना वापडा टाउन का गोल चक्कर देखा है आपने? वापडा टाउन का गोल चक्कर देखा है आपने? वहाँ एक गोरमे बेकरी है, आगे जाए ना, पीआईए रोड पे एक गोरमे बेकरी आती है, उसके सामने जो प्लाजा वो आधा उनका है। उसके अब्बू वापडा से रिटायर्ड है, तो उसकी भी बहुत आमदनी है उनकी, यानी कि पेंशन आती है, और घर भी किराए पे दिए उन्होंने। 4 हफ्ते बाद उनको तकरीबन 8-10 लाख रुपए आ जाता है घर बैठे। और उसने एक मेहरान रखी हुई है, उसमें एसी भी नहीं है। और बीवी को कभी सैर करानी हो तो वो रहीम्स रोड पे जाके ना 80 रुपए की कौन एक ले लेता है पैदल, और पैदल ही चला के बेचारी को घर ले आता। अब बताओ ये पैसा किस काम आएगा? इसके बारे में पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। कहते कुरान में लिखा है कि तुम्हारा पैसा जहन्नुम की आग में तपा के, कॉइन्स पर्टिकुलरली और गोल्ड, वो तुम्हारी पेशानियों को दागा जाएगा। हराम का नहीं ये वो है वो पैसा जो तुमने जोड़ा, खर्च नहीं किया एज अ माइजर। या खर्च करो या खैरात करो, फजूल खर्ची नहीं करनी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि खर्च ही नहीं करना, क्योंकि कुरान में क्या आता है कि तुम्हारा पैसा कौन सा है जो तुमने खा लिया पी लिया, वो तुम्हारा पैसा है। हाँ, जो पैसा तुमने खा लिया पी लिया वो तुम्हारा पैसा है। ठीक है जी। और जो पैसा तुम जमा करके चले गए हो, वो हिसाब भी देना पड़ना है, और वो यूज भी गलत हो रहा है। क्या हाल है बच्चों? बेटियों के मामले में तो मैं कंक्लूड किया अपने मुआशरे में, या तो उन्हें जायदाद में सही नहीं मिलता, अगर मिल जाए तो शोहर उजाड़ देते हैं। शोहर उजाड़ देते हैं, शोहर ना ले तो बेटे उजाड़ देते हैं। बेटियों का बेहतरीन हल ये है कि जो जायदाद में उनका हिस्सा है वो उनकी तरबियत पे लगा दें, तालीम पे लगा दें। अगर उसे एमबीए कराना है ना यूसीपी से, उसे लम्ब से करा दें। तो जायदाद में हिस्सा उसके काम ही नहीं आना, तालीम फिर उसके काम आ जाएगी। और बाद में जो पैसा देंगे शादी के, शोहर साहब कहेंगे लाल बड़ी गड्डी ले लिए, मकान ले लिए, अपने नाम से लेगा। या अगर उसके बच्चे बड़े हैं तो वो कहेंगे नानी का पैसा, नानी को उजाड़ो, वो जाया करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस, आप चेक कर लें कभी। इससे वो लेडीज के मामले में जायदाद का जो मामला है ना वो क्लियर है कि आपकी अगर बेटी है, बहन है, और वो तालीम हासिल कर ले, तो जायदाद में जितना पैसा उसका बनता है बेशक उस पे लगा देगा, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। कमाए ना कमाए उसकी मर्जी है, लेकिन तालीम उसकी इतनी आला होनी चाहिए कि उससे जिंदगी में कोई ये तो उसका हक है। हक है। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा दे देंगे, क्या हाल है? और बच्चे को प्राइवेट सीए कराएं। अच्छा, अच्छा जी, आगे क्या आ गया? प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट, रिबा। तो इसका तो बड़ा सख्त है कि इसके ऊपर तो कुरान में आया है कि स्टॉप रिबा, आइदर गेट रेडी टू फाइट विद या वार विद अल्लाह एंड हिज मैसेंजर नबी वसल्लम, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ या सूझ को। तो ये तो सख्त था। अलबत्ता बाज हुक्मा
जो हैं जैसे इमाम अबू हनीफा हैं, उनके नजदीक सूद लेना हराम है, देना हराम नहीं। ठीक है जी। और वो है ना मुफक्किर है गामदी साहब, वो भी कहते हैं सूद देना मजबूरी है, लेना ऑप्शन है, इसलिए लेना नहीं चाहिए, देना पड़े तो दे दो। लेकिन मैं समझता हूँ ये कंडीशन पे वैल्यू वैल्यू करता है। किस पे करता है? कंडीशन पे। मैं एक अहले हदीस आलिम के पास बैठा था, यूएमटी के नहीं, यूएमटी यूईटी के यूईटी के पीएचडी मुफक्किर है बहुत बड़े। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इमाम अबू हनीफा सही कह रहे हैं, लेकिन केस को समझो। एक बंदा, उसकी चार पांच बहनें रोजाना बस स्टॉप पे खड़ी होती हैं, आने जाने वाले उनको देखते भी हैं, बेपर्दगी भी हो रही है, तो इससे अच्छा गाड़ी लीज करा लो, यहाँ जाएगी। और शर्त यह है कि कोई रिश्तेदार भी तुम्हें उधार नहीं दे रहा गाड़ी के, तो ये मजबूरी है। या तुम ऐसे मुल्क में चले गए जैसे अमेरिका, कनाडा, वहां घर होते ही लीज में, सूद पे, दूसरी ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो सारी उम्र किराए पे रहने से ले लो फिर। लेकिन तुम दो, लो नहीं, दो। लेकिन मुझे नहीं इस बात का पता, ये तो आपका अपना अपना है। आप किसी आलिम से आप भी पूछ लें जब आपको कभी मजबूरी पड़े, अभी तो वैसी मजबूरी है नहीं। अच्छा बच्चों, और जो इमाम अहमद बिन हंबल हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो तो कहते हैं किराया भी ना लिया करो, किराया भी हराम। वो कहते हैं लगान भी ना लो, क्योंकि वो कहते हैं मकान भी महंगा हो जाता है, तो प्रॉपर्टी तुम्हारी महंगी हो रही है, तो किराएदार से जो तुम ले रहे हो वो किस चीज का भी मुआवजा होगा। ठीक है ना। लेकिन मेजोरिटी ऑफ आलिम कहते हैं कि किराए का कोई मसला नहीं, तुमने जगह दी हुई है, तुम्हारी जगह, वो यूज कर रहा है, यूज करने के पैसे होते हैं हमेशा। घोड़ा ले लें लगान पे, गाड़ी ले लें, घर ले लें, तो उसके लगान के पैसे तो होने चाहिए। तो वो कहते हैं जायज है, बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा बच्चों, ज़कात एंड होल्डिंग ऑफ वेल्थ इज डिस्करेज। इस्लाम ये कहता है कि ज़कात दो और होल्डिंग ऑफ वेल्थ ना दो। अच्छा, अब ये होल्डिंग ऑफ वेल्थ को बड़ा मिस ट्रीट किया लोगों ने। मिस परसेप्शन ये फैलाया है कि तुमने महीने का राशन डाल लिया, बाकी जितने पैसे फौरन चैरिटी कर दो। ये इतना बड़ा झूठ फैलाया गया है जिसकी इंतहा पर। भाई आपके अब्बू पैसे लेके आए ना, तो अगर आपके अब्बू की तनख्वाह 2 लाख है, 1 लाख खर्च हो जाती है और 1 लाख जमा हो जाती है। सही है जी। अब साल भर में उनके पास जो है ना, एक साल बाद नहीं, अगले साल जाके 12 लाख उनका बैंक में पड़ा रहा या सेव रहा, उस पे जक़ात लगेगी ना। और वो जक़ात देने के बाद उनका माल पाक है, वो उनका माल है। तो चैरिटी ऑफ सरप्लस जो का कॉन्सेप्ट जो है, वो बहुत बड़े, यानी कि वो ना तबा ताबीन और क्या कहते हैं यार, वो सूफिया इकराम, ये उनके लिए है। आम इंसान के जितने पैसे हैं, जितना सोना है आपकी अम्मी के पास, उसकी ज़कात दे दें, बस बाकी चीजें आपकी हैं। तो लिहाजा ज़कात निकालनी होती है। अच्छा, अब यहाँ ये नहीं आप मेरे से पूछ सकते कि ज़कात कितनी होती है, ये कोई इस्लामियात नहीं, इकोनॉमिक्स है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, बाकी वो ज़कात का मेरा वो जो होता है प्रोपोर्शन वगैरह, वो आप किसी आदमी से ले सकते हैं। और ज़कात देने का हमें इकोनॉमिक्स में फायदा ये होता है कि गरीब आदमी जो होता है उसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होता है, यानी पैसा आते ही खर्च करता है, क्योंकि उसकी जरूरतें तो पहले ही होती हैं उसकी। तो जैसे हम उसको ज़कात देते हैं, वो क्या करता है? खर्च करता है। अच्छा, खर्च करने से जो माल मार्केट में पड़ा है फालतू, वो बिक जाता है, तो मईशत में क्या आएगा? तेजी आएगी ना। तो ज़कात मईशत में तेजी पैदा करती है, क्योंकि पैसा गरीब की तरफ जाता है, गरीब खर्च करता है, खर्च करता है तो फौरन बूम आता है इकोनॉमी में। लिहाजा ज़कात बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और ज़कात से और काम भी हो सकते हैं ना, आप किसी को तालीम दिलवा दें, ज़कात लेने की बजाय ज़कात देने वाला बन गया, है कि नहीं? इट इज़ वेरी बेस्ट। कि जैसे फर्ज करें आपकी फैमिली में कोई होते हैं ना, कोई अल्लाह ना करे कोई गुजर गया, उसके को 2-4 बच्चे हैं, तो एक एक बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी बांट लें आप। अब वो बेशक आप अपने घर के ज़कात के पैसों में से उसकी फीस देते रहें, लेकिन वो बच्चा कल को सीए कर गया, मेडिकल साइंस में चला गया, वो हो गया, तो वो ले रहा था ज़कात,
दे रहा था ज़कात, लेकिन 8 से 10 साल बाद क्या हुआ, वो देने वाला बन गया, बल्कि वो पैरों पे खड़ा हो गया। तो ये सबसे अच्छी बात है। हाँ जी बेटे। तो सॉरी यार ना, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी खराब होंगे। सर, दो हाल है यार, यहाँ तो तुम भी क्लास छोड़ दो या इसको यहाँ ना बुलाया। सॉरी सर। यकीन करो ये इतने जरासीम फैलाता है, जुगते मारता क्लास में, मुझे जुगते मारता, ऐसी जुगत मारता वक्की में आगे लगती, इतना शरारती बच्चा ही। वैसे ये बरादरी के एतबार से क्या है ये लोग, नहीं पता। दोस्त है तेरा, पता तो कर। और सर सिटी क्या है तुम्हारी? और ये सिटी कौन से से आया, आरिफ वाला, उधर ज्यादा मरासी रहते। मजाक कर रहे यार, सॉरी यार, सॉरी, मजाक। नहीं नहीं, जट शट भी रहते हैं, जट है आप लोग, जट हैं। हाँ बस वही मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। आरिफ वाला लोग जो है वो ज्यादा जुगते ज्यादा मारते फैसलाबाद वाले। लेकिन ये आरिफ वाला से कैसे आ गया, ये इसका कोई चक्कर है, इसके अब्बू अम्मी फैसलाबाद से तो नहीं है। लिंक होगा, ये जुगत जैसी मारता है ना, यकीन करें, मतलब कि आम बंदा नहीं मार सकता। आप यकीन करें, इसको स्टेज पे ले जाए ना, तो वो जो बड़े बड़े नहीं, सुहेल अहमद और वो इसके हाथ जोड़ देंगे, भाई तू आता है। अच्छी बड़ी चलती बात में जुगत ठोक देता है। हालांकि मैं अंदरून शहर का भी रहने वाला हूँ, आई बॉर्न इन अंदरून भाटी गेट, तो मैंने बचपन वहां गुजारा है, कोई 4-5 साल वहां गुजारे हैं शीर ख्वारी के। और उसके बाद में 3-4 साल फैसलाबाद में अपॉइंट रहा हूँ, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। तो आप अंदाजा करें, अंदरून शहर का हो, 3 साल बंदा फैसलाबाद रहा हो, उसकी जुगते तो खत्म ही नहीं होनी। और ये मेरे से भी अच्छी जुगते मार रहा है। अच्छा बच्चों, जी बेटी क्या पूछ रही थी आप? जी जी ज़कात भी लग रही है, जी जी। तो सर बैंक वाले तो वो काट देंगे, लेकिन अगर वो जो पैसे हैं वो किसी और ने रखवाए इसके बैंक में, जी तो उस केस में क्या होगा? बेटे, बात यह है कि बैंक की ज़कात काटने का तरीका ही गलत है। बैंक की ज़कात पता है कैसे कटती है? देखिए, ज़कात होती है जो पैसा साल भर आपके पास पड़ा रहे। जैसे मैंने मिसाल दी कि आपके अब्बू लाख रुपए सेव करते रहे, लेकिन पहले साल तो 12 लाख नहीं ना हुआ, अगले साल 12 लाख पे ज़कात देंगे, ठीक है, लेकिन अपने पैसे पे। बैंक का ये रूल है कि एक दफा हमारी सैलरी आई रमजान से एक दिन पहले, लेट हो गई ना, तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन जितने पैसे अकाउंट में पड़े थे उनका 2.5% ले गए, काट। सर है भाई, अक्सर लोग निकाल लेते हैं पहले रमजान के पैसे। नहीं, अक्सर लोग ये नहीं करते, वो एक फॉर्म दे देते हैं, फॉर्म में डिक्लेयर कर देते हैं, या तो कहते हैं हम अहले तशी हैं, हमारा ज़कात का अपना निज़ाम है, या वो कह देते हैं हम सुन्नी हैं लेकिन हम ज़कात खुद देंगे। ये दोनों सूरतें उस पर लिखी हैं, आप जो मर्जी टिक करके उसको जमा करा दें। हर कोई करता, हर कोई करता, मेरे जितने हैं ये अक्सर होते हैं सर। हाँ ऑप्शन होते हैं, वो मैंने लगाया हुआ डिक्लेरेशन कि जी मेरा ज़कात ना काटना, मैं ज़कात खुद ही दे दूंगा। कौन पे ऑर्डर बनवाता फिर है, ठीक है ना। तो उसके मैंने लिखा, मैंने तो वो शिक ली हुई है कि मैं सुन्नी हूँ लेकिन ज़कात मैं अपनी खुद दूंगा, आप डिडक्ट नहीं करेंगे, मेरा जमहूरी हक है। तो मैंने वो फॉर्म जमा कराया और डिक्लेरेशन जमा करा दें। लेकिन बात यह है कि उनका ज़कात हम उनको खुशी से दे दें। दो बातें, पहली बात, वो ज़कात का फार्मूला वो लेके हैं जो इस्लाम का है कि साल भर पड़ी रहेगी तो फिर तुम काट लो, एवरेज इनकम निकालो, काट लो। और दूसरा क्या है कि ज़कात जहां जा रही है वो हमें बताओ कहाँ दी है तुमने। यहां तो देखे ना भाई, सबसे शरीफ आदमी जो वजीर आजम आया आज तक कौन आया? नहीं नहीं, लियाकत अली खान आया ना। लियाकत अली खान उनसे अच्छा है, शरीफ आदमी था। इमरान खान साहब की तो बहुत डाउट है इनके तो काम में, इनको तो प्रोसीजर का पता ही नहीं है, इन्होंने तो वो काम गलत किए हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। एक होता है करप्शन करना, एक होता है करप्शन करना, एक होता है रूल्स को वायलेट कर जाना। तो इनसे गलतियां क्या हुई हैं, इन्हें रूल्स का पता ही नहीं होता। और ये पता कौन कराता है? मसलन वो शब्बर जैदी साहब है हमारे आई कैप के चेयरमैन,
वो गए टैक्स डिपार्टमेंट में, उनको कहा कि आपने रेवेन्यू बढ़ाना है, इमरान खान साहब के दौर में। उन्होंने पता है क्या किया, अगले दिन बंदे आ गए, सर जी ये आपके साइन चाहिए। उन्होंने वो बेइज्जती की जिसकी इंतहा हो गई। उन्होंने कहा मैं कंसल्टेंट हूं, मैं किस बात के साइन करूं? साइन वही करे जो ब्यूरोक्रेट है, मैं यहाँ कंसल्टेंट हूँ। मेरे साइन आज तुम लोगे, कल मेरे ऊपर केस बनाओगे, चलो भागो यहाँ। तो वजीर आजम होते हुए उन्होंने ये गलतियां की, जो आएगा आपको करो। सर जरा साइन करें, मजा बड़ा आता है। करते गए करते गए करते गए, क्या बात है, साइन के बगैर कोई कुछ नहीं सकता। और यार साइन वही करें जहां आपकी जरूरत है। तो खान साहब की गलतियां क्या है कि वो बेचारे मासूम से आदमी थे, और उनको क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि चलो जी करो जी साइन, हो साइन कर देंगे। मियाँ साहब से आने आदमी, मियाँ साहब ने प्राइम मिनिस्टर उससे खर्चा भी नहीं लिया, खर्चा भी बेटे से मंगवा लिया। उन्होंने कहा ऐसे ही को साइन किते थे, स्यापा पै जाना। हाँ उनको और बड़ी मुसीबत पड़नी थी, तो उनका तो मिला ही कुछ नहीं। एंड पे जाके क्या किया कि वो जो घर तुमने लंदन में लिया था ना, वो चोरी का था। ओ भाई, जजीरे पूरे पूरे खरीदे हुए आप लोगों ने, वो चोरी के नहीं है? क्या ख्याल है? तो फिर तो आपने उसको वो उधर से रगड़ा दे दिया बेचारे को। तो ये सारे ऐसे ही करते हैं, ये सारे ऐसे ही करते हैं। तो लिहाजा आप हमारी ज़कात उठा के हुकूमत को दे देते हैं, और हुकूमत में कौन से शरीफ लोग बैठे हैं, सारी तो ब्यूरोक्रेसी बैठी। तो हमारी ज़कात जो है वो वहां लगनी चाहिए जहां जरूरत है। भाई मैं तो साफ जानता हूँ आज के दौर में ज़कात जो है ना, ये गली में खड़े बैगर्स को न दे। ये तो इंडस्ट्री बन गई है पूरी। ये तो जगह बिकती है जहां एक बैगिंग होती है। सफेद पोश को जरूरत है। सफेद पोश कौन होता है? जो मांग नहीं सकता लेकिन उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। आप यकीन करें, मैं एक फैमिली थी, हम उसको पैसे देते थे, वो उनके घर में मर्द ही कोई नहीं है। बेटा भी नहीं है, शोहर भी नहीं है, सिर्फ बेटी। और वो भी नहीं पढ़ी लिखी। अब बताएं उनका घर कैसे चलेगा? ये है लोग, और मांगते भी नहीं। वो भी की बात है, मांगते हुए बाप फौज से रिटायर हुआ है, आधी जमीन इधर वाले पड़ोसी ने मल ली, आधी इधर वाले ने मल ली, कब्जा कर लिया। तो ये है सफेद पोश। बेटियों वाले कहाँ जाएं? अदालतों में लेके जाएं बेटियों को? जा नहीं सकते। तो ये है, आप ऐसी फैमिली ढूंढें और खुद ज़कात दें उनको जाके बचा के आएं, ठीक है। और ये इजी पैसा वैसा, ये भी जब वो लेने जाती ना औरतें, तो मर्द नजर रख लेते हैं उन पर, पैसा कितना लेके जा रही है, कहाँ से आ रहा है, कौन है। ये तो बहुत मुआशरे का हालात बड़ा। मैं आपको एक बात बताऊं, क्लास में आप अल्फाज जो है ना जरा से केयरलेस बोलें तो बच्चे हंसते हैं, वो उन्होंने मतलब और निकालने में। क्लास में आंटी की टर्म नहीं यूज कर सकते आप, बच्चे गलत मतलब लेते हैं उसको। तो अब जो मुआशरा है ना वो बहुत बिगड़ चुका है इस एतबार से। लिहाजा हमें बहुत केयर करनी चाहिए अपने वसाइल की, और गरीब की मदद अगर आपने करनी तो सही तरीके से करें। और अगर आपने अकाउंट की बात करें तो किसी हद तक अकाउंट अच्छा है मीज़ान बैंक का, क्योंकि मीज़ान बैंक ने दो काम किए हैं। पहला काम उन्होंने ये किया कि वो सूदी कारोबार कोई भी नहीं करते। सूदी कारोबार से मुराद ये है कि वो किसी भी जगह इंटरेस्ट बेस्ड कोई कारोबार नहीं करते। वो आपके पैसे से लोगों को गाड़ियां देते हैं और गाड़ियों पे एक मार्कअप रखा हुआ है। दूसरी चीज वो ये करते हैं कि उनका इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस नहीं है, वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह में करते हैं। और फिर वो बैंक होते हुए बैंकों के शेयर्स नहीं खरीदते। बैंक होते हुए बैंकों के शेयर्स नहीं खरीदते, क्योंकि बैंक आगे सूदी कारोबार कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप देखें अकाउंट्स में बेहतर अकाउंट मीज़ान बैंक का, कुछ बेटर है। 100% सेफ नहीं है, लेकिन कुछ बेटर है, क्योंकि घरों में पैसा महफूज नहीं ना है, तो रखना तो है कहीं। तो फिर कहाँ रखें? मीज़ान बैंक में। और अगर रिवायती बैंक में आपका अकाउंट खुल जाए, तो आप ईमानदारी से हिसाब कर लो कि मुझे कितना सूद आया। वो सूद का पैसा निकाल के किसी भी जगह किसी को दे दो, उसका मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो पैसा हलाल है ही। निकाल के किसी को दे दो अगर ऐसा है। अदरवाइज करंट अकाउंट खुलवा लो। करंट अकाउंट में बैंक आपको कम से कम मारेगा, साल का 7-8 हज़ार रुपया आपका ले जाएगा। कभी डेबिट कार्ड के पैसे, कभी वो चुके। अच्छा, वो आगे आपके पैसे से सूदी कारोबारी करेगा, आपको नहीं देगा आपसे, बल्कि सर्विस चार्जेस ले लेगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से चलना पड़ता है हमें कि यार क्या करें, ठीक है।
तो मैंने पहले तो यही किया था, करंट अकाउंट खुलवाया हुआ था, लेकिन बाज मेरे रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं, उनके फ्लैट वगैरह की किस्तें मैंने देनी थी, तो वो इकट्ठा पैसा मुझे दे के मैंने वहां रख दिया। कारोबार में तो मैं लगा नहीं सकता, वो करंट अकाउंट में लगाया तो वो पैसे कम पड़ गए। उन्होंने पैसे पूरे दिए थे, लेकिन पैसे कम पड़ गए, उन्होंने डिडक्शंस कर ली बीच में से। तो ये भी एक मसला है कि देखना पड़ता है कि किसके पैसे कहाँ लगाने हैं और किस तरह चलाना है उसको, ठीक है ना। तो मेरी फैमिली में तो बेशुमार काम मेरे जिम्मे इस तरह के होते हैं, जो लोग शहर मुल्क से बाहर हैं उनके घर बनाने हैं, उनके पैसे लगाने हैं, सारे मेरे पास आए होते हैं। क्योंकि वो सबको पता है कि मुबशर बच्चा बंदा ऐसा है कि हमारे हाथों का बच्चा है, और हमने इसको मतलब देखा है कि ये अपना नुकसान कर लेता, दूसरे का नुकसान नहीं करता, तो वो फिर लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट ज्यादा कर लेते हैं। कुछ तो लोग ऐसे काम करते हैं जिससे नुकसान भी हो जाता है। बेगम के खालू मेरे अकाउंट नंबर 2 मांग रहे थे, मैंने दे दिए, मैंने कहा शायद ये वो मुझे कोई पैसे उन्होंने देने तो वो देने। वो मुझे मैसेज आया मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए जमा हो गए तो में। तो ये क्यों जमा कराया, कहते वो जो जमीन तूने बेची थी उसके कैश पैसे मिले थे, मैं कहा रखता, तेरे अकाउंट में जमा करा दिए, तू मुझे पे ऑर्डर बनवा के भेज देंगे पिंडी जाने। तो मैं तो अब वो पता है क्या होएगा, वो साल बाद जब रिटर्न टैक्स के लिए मैं जमा कराऊंगा तो क्या होएगी, हर पैसा जो आपके अकाउंट में कैश आएगा वो आपकी इनकम है। और वो 70 लाख मेरी क्या आ गई, इनकम आ गया। मैं उसका क्या करूँ, 70 लाख तो मैंने इकट्ठा कभी देखा भी नहीं। अब वो मैंने सारा लॉ पढ़ा है, सारा ये वो किया है, एक और मेरे से सीनियर लॉयर है उनसे पूछा है। वो कहते हैं अब इसका हल ये है कि तू अप्रैल या मई में ना अकाउंट क्लोज करा दे और नया अकाउंट खुला ली, फिर वो लगा देंगे। ये ऐसे भी होता है बच्चों। अच्छा भाई, अब कहता है शरिया ला। हमारे मुल्क में ना ये तो सारा, अच्छा ये सारे पॉइंट मैंने आपकी बुक से लिए थे, इसमें हर बार कोई। अब शरिया ला क्या है, शरिया ला ये कहता है कि हम कभी भी पैसा नहीं कमाएंगे किससे, सूद से। दूसरा काम क्या नहीं करेंगे बच्चों, लेजिटिमेट इंटरप्राइज करेंगे, यानी कारोबार करेंगे, कोई चीज खरीद के बेचो या बना के बेचो, उससे हम पैसा कमाएंगे। सही हो गई बात। तीसरी बात क्या कहता है, स्टॉप गैम्बलिंग एंड टोबैको एंड अल्कोहल एंड प्रोनोग्राफी, यानी हम जुआ नहीं खेलेंगे, तंबाकू सिगरेट नहीं बनाएंगे, शराब नहीं बनाएंगे, और ये जो तस्वीरें होती गंदी वाली ये भी हम नहीं बनाएंगे, इससे भी हम पैसा नहीं कमाएंगे। इससे पैसा कैसे कमाया जाता है कि मार्केटिंग के लोग जो होते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग के, जैसे औरतों के लिबास होते हैं ना, या चीजों के प्रोडक्ट की ऐड होती है, तो उसके अंदर वो उरिया तस्वीरें लगा देते हैं बगैर दुपट्टे के, स्लीवलेस। तो ये जो है ना, इससे हम क्या कहते हैं, ये गुनाह, इससे पैसे कमाना भी गुनाह है, तो हम ये भी नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों, तो फिर कारोबार करेंगे कैसे, तो उन्होंने कारोबार की 4 शक्लें बताई हैं। वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 4 हैं। एक है मुदारबा। मुदारबा में ना 2 बंदे होंगे, एक जिसको कारोबार आता है और एक जिसके पास पैसा है। कौन से 2 बंदे बच्चों, दोबारा बोलते हैं, एक वो बंदा जिसको, और दूसरा कौन सा, पैसा। अच्छा, जिसके पास पैसा उसे कहते हैं रब्बुल माल, माल का मालिक। क्या कहते हैं बच्चों, रब्बुल माल। तो जो रब्बुल माल है वो पैसा लगाएगा, ठीक है जी। जो रब्बुल माल है वो क्या करेगा बच्चों, वो पैसा लगाएगा। तो रब्बुल माल जो है वो क्या करेगा बच्चों, पैसा लगाएगा। और मुदारिब जो है वो क्या करेगा, वो कारोबार करेगा। अब मुदारिब कारोबार चला रहा है और पैसा रब्बुल माल है, और जब मुनाफा होगा तकसीम कर लेंगे। जिसका सरमाया है उसको भी पैसे दे देंगे, जिसका सरमाया है उसको भी पैसे दे देंगे, और जो कारोबार कर रहा है वो उसमें से हिस्सा ले लेगा। राइट हो गया बच्चों, नहीं बात समझ आई, सिंपल बात है ना, कि जिसका पैसा है उसको हिस्सा मिल जाएगा ना, पैसे के एतबार से मुनाफा ज्यादा होगा ज्यादा मिल जाएगा, कम होगा कम मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो रब्बुल माल है, ये आमतौर पे बंदा भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है, बंदा भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है, राइट बच्चों। अच्छा, अब आ गया मुशारका। मुशारका बहुत आसान है, ये तो रवायती पुराना कारोबार है, आज से कोई तकरीबन सदियों पहले का। शराकत दारी, शराकत में क्या है कि कुछ लोग मिलकर कारोबार चलाएंगे,
वो पैसा भी मिलाएंगे नफा नुकसान की बुनियाद पे और मेहनत भी मिलके करेंगे, मेहनत भी मिलके करेंगे। जैसे 4 डॉक्टर हैं, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एक फिजियो है, और एक जो है फर्ज कर लो कि कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनिकोलॉजिस्ट है। वो मिलके कहते हैं अच्छा जी हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे, इससे हम इतने इतने पैसे लगेंगे, इतनी मशीनरी, इतना माल आएगा, इतनी बिल्डिंग आएगी, और उसके बाद हम चारों 1/4 हिस्सा ले लिया करेंगे, और पेशेंट हम दो सारे चेक करेंगे, फिक्स कर लेंगे 4-4 घंटे पर डे जॉब ले लो, तो वो तकसीम कर लेंगे। इस तरह एक हॉस्पिटल बन सकता है। इसको हम क्या कहेंगे, ये मुशारका है, ये हलाल है, ये शुरू से हलाल है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। और आगे बच्चों के आ गया मुराबा। मुराबा जो है ये चीज है, मुराबा जो है ये चीज है कि हमें एक गाड़ी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एक गाड़ी चाहिए। हम जाके एक्सप्रेस करेंगे मेजान बैंक से कि हमें एक गाड़ी ले दो। क्या ले दो, गाड़ी ले दो। मेजान बैंक पहले जाके गाड़ी खरीदेगा, कमोडिटी को क्या करेगा, परचेज करेगा। मेजान से जब भी गाड़ी लेंगे ना आप, तो मेजान बैंक वाले पहले गाड़ी खुद खरीदेंगे कायदा, कराची से या जहां से भी बनती हैं, शिपमेंट होगा उनके पास आएंगे। तो मेजान पहले गाड़ी का क्या बनेगा, मालिक। और मालिक होने के बाद वो 2 टर्म्स आपके सामने रखेगा। अगर कैश पे लेनी है तो 30 लाख की है, और अगर डेफर्ड पे प्राइस में लेनी है तो फिर 36 लाख की। ठीक है। और आलिम कहते हैं ठीक है भाई, जब आप उधार पे ले रहे हो ना, तो गाड़ी अभी आपकी तो नहीं है, लेकिन गाड़ी आपको दे दी गई है, तो गाड़ी का किराया, तो वो जो 6 लाख है वो गाड़ी का क्या ले रहा है, किराया ले रहा है। गाड़ी तो जब आखिरी किस्त जाएगी तब आपकी होगी ना। क्या हाल है, तो वो कहता है जब तक आपकी नहीं हुई उसका किराया मालिक को जाना है। तो अगर नकद लेनी तो कितने की, 30 की आई है 30 की ले लो, या 29 की आई है 1 लाख मुनाफा हमारा है 30 की ले लो। और अगर किस्तों पे लेनी है तो फिर 36 की। राइट बच्चों। अच्छा, अब आ जाए किस तरफ, इजारा। इजारा, अच्छा यहाँ गाड़ी लेकर आपको दे दी गई है, किस्तें क्लियर होंगी, गाड़ी आपकी हो जाएगी। लेकिन हमें कोई मशीन चाहिए या मकान चाहिए, हम चाहते हमें मालिकाना हकूक पे मत दो, मालिकाना हकूक पे तुम गाड़ी खरीद लो या मकान खरीद लो, हमें किराए पे दे दो। तो इसको आप क्या कहेंगे, ये है लीज एग्रीमेंट, लीजेज इट बैक। कि जैसे ये बच्चा सीए कर लेता है, ये डीएचए में जाता है, इसे कुछ घर फॉर सेल लिखा है लेकिन पैसे नहीं इसके पास, लेकिन ये वहां रहना चाहता है। ये जाके बैंक को कहता है कि बैंक भाईजान ऐसा करो, ये घर खरीद लो तुम। वो कहें क्यों खरीदें, मुझे चाहिए, तुम खरीद के मुझे किराए पे दे दो, तुम खरीद के मुझे किराए पे दे दो। तो ये है कि दिस इज लीजिंग एग्रीमेंट वेयर बाय बैंक बाय, सुन रहे हैं बच्चों, बैंक बाय एन आइटम फॉर अ कस्टमर एंड देन लीजेस बैक, लीजेस इट बैक। लीजेस इट बैक का मतलब उसी को किराए पे दे देता है ओवर एन एग्रीड पीरियड टाइम। ये अंदाजा कर लेता है कि भाई अभी मेरी शादी होनी है, कोई 20 को साल रहना पड़ेगा, फिर मैं कनाडा चला जाऊंगा। तो ये कहता है कि अच्छा भाई कि 20 साल के लिए मुझे लीज कर दो, तो 20 साल के लिए घर इसको दे देंगे। पैसा कौन लगाएगा, बैंक। और बदले में क्या लेगा, किराया। किराए में उसको कमाई आ जाएगी, और आखिर में जब 20 साल बाद घर मिलेगा वो लहदा उसकी मिल्कियत हो जाएगी। लीज पे जमीनें भी हो सकती, ठीक है जी। अच्छा, अब इजारा व इक्तबा और ये एक ही चीज है, इसमें सिर्फ आखिरी बात का फर्क है। क्या, पढ़ो जरा। वो एंड में उसे खरीद भी सकते। अक्सर बैंक क्या करते हैं कि जब पुराने इलाके में घर है, जैसे कि चले जाए हम शाहदरा में, तो 3 मरले का घर है, वो आपने उसे लीजेस बैक का कहा, तो उसने खरीद लिया और आपको दे दिया, लेकिन उसे पता है कि यार घर भी पुराना है और 20 साल बाद बिजनेस एक्टिविटी और दूर चली जानी है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में बैंक कहेगा कि यार तू बीच में थोड़े पैसे देता रहे, एंड पे घर भी तू ही ले ले, एंड पे घर भी तू ही ले ली, हमने क्या करना है 20 साल बाद, तो कुछ भी नहीं होगा। क्या हाल है। और जो बंदा 50-60 साल की उम्र में लीज कर रहा है, उन्हें पता है कि थोड़े अरसे में इसने वैसे ही फड़क जाना है, तो इसके बच्चे बच्चे यूज कर लेंगे, और क्या। ऐसे ही बच्चों, चलो यार बातें लंबी तो नहीं होगी कोई, आसान है ना। चलो सही है, फिर ये डन कर दें हम। सही है जी। लो फिर तो ये हमारा जो था ना इकोनॉमिक सिस्टम वाला काम, वो मुकम्मल हो गया। आपने पढ़ के मुझे राय देनी कल
कि जी ये सारा हमें समझ आ गया है और हमने किताब में पढ़ा और हमें समझ आ रहा है, कर लोगे? चलो सही है। नहीं आया तो मुझे वो पैराग्राफ, वो पॉइंट बताने हैं जो आपको समझ नहीं आए, वो फिर मैं यहाँ किताब खोल के आपको करा दूंगा। राइट जी?